So hello students, next I am starting with chapter 5 laws of motion. So laws of motion में आपको मैंने नोट्स सेंड करे थे, वो सिंपल बेसिक डेफिनेशंस थी दैट यू हैव टू लर्न इट. सो वो सिंपल डेफिनेशंस है. नॉर्मली आपका मैं कह सकती हूँ कि 9th में आपने जो लॉज ऑफ मोशन में बेसिक्स करे हैं वो ही था. सो फर्स्ट फोर्स आपको पता ही है फोर्स क्या है, इज़ अ पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड टू चेंज अ स्टेट ऑफ रेस्ट. जैसे वो रेस्ट पोजीशन से चेंज हो या कुछ उसको आप पुशिंग फोर्स या पुल कर रहे हो, खींच रहे हो या उसको पुश कर रहे हो. सो जैसे ही उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होके वो बॉडी जो है आपकी मोशन में आएगी तो आप बोलोगे कि आपने उसके ऊपर फोर्स दी हुई है, उसको फोर्स अप्लाई करी है. सो टाइप ऑफ फोर्सेस में क्या कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ कांटेक्ट, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स. सो ये अलग अलग तरह के फोर्सेस हैं. सो फर्स्ट है वेट. क्या है वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स? सो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नेम से ही पता लग रही है, तो जो फोर्स आपकी बाय द मीन्स ऑफ ग्रेविटी कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, ठीक है, जो ग्रेविटेशन के इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी फ़ोर्स लगती है वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होएगी. इसको वेट भी बोलेंगे, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, F = WmG, ठीक है. नेक्स्ट है फोर्स ऑफ कांटेक्ट. तो फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या है? जब टू बॉडीज़ इन कांटेक्ट विद ईच अदर आती हैं और एक जो है ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है वो आपकी फोर्सेस ऑफ कांटेक्ट होएगी. तो फोर्सेस ऑफ कांटेक्ट के आगे दो टाइप्स हैं, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन. सो जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा कोई प्लेन है, उसके ऊपर मैंने ब्लॉक रखा है, तो ये मेरा क्या है, ब्लॉक है. कोई ब्लॉक में उसको स्लाइड ऑन करवा रही हूँ एक सरफेस के ऊपर, ठीक है. तो जैसे ये इसके इन कांटेक्ट आया तो इसके अंदर एक फ़ोर्स आ गई F, ठीक है. तो वो फोर्स आपकी फोर्स ऑफ कांटेक्ट होएगी. अब नॉर्मल फोर्स कौन सी होती है? नॉर्मल फोर्स होती है इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फोर्स. जो इधर फोर्स लग रही है उसका एक कॉम्पोनेंट इन द एक्स एक्सिस एंड इन द वाई एक्सिस. ऐसे दो कॉम्पोनेंट होते हैं. मैंने पहले भी बताया कि अगर आपकी कोई फोर्स ऐसे जा रही है तो उसके दो कंपोनेंट्स में उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं. एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसी साइड में, ठीक है, या ऑपोजिट साइड में. सो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट. सो वर्टिकल वाला आपका होएगा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल आपका साइन ऑफ थीटा. सो यहाँ पे जो इस फोर्स का, इस जो कॉन्टैक्ट फोर्स का जो एक कंपोनेंट होएगा इस साइड, ठीक है, ऑन अलोंग द वाई एक्सिस, तो वो आपका क्या है, नॉर्मल फोर्स होएगी, ठीक है, N. ये नॉर्मल फोर्स इस साइड आपकी एक्ट करेगी अपवर्ड में, ठीक है. तो ये क्या है, ये बताता है कि आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है इन द कांटेक्ट विद द सरफेस, कि सरफेस के साथ वो कितना प्रेस हो रहा है और उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है. नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? ये कंपोनेंट होता है ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस पैरेलल टू द सरफेस. सरफेस के पैरेलल में ये लगता है हमेशा. आपका जो ये फ्रिक्शनल फोर्स होएगी वो आप म्यू से इसका कॉफिशिएंट रिप्रेजेंट करोगे फ्रिक्शनल फोर्स का. सो फ्रिक्शनल फोर्स का कॉफिशिएंट हमेशा म्यू बोलते हैं इसको. कोई म्यू बोलता है, कोई न्यू बोलता है, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट अकॉर्डिंग टू माई टर्म्स ये म्यू ही होता है, ठीक है. तो ये न्यू आप बोलते हो, कई म्यू बोलते हैं, अब मैं म्यू बोलती हूँ, दैट्स अप टू यू. सो फ्रिक्शनल फोर्स जो होएगी वो आपकी ऑपोजिट एक्ट करेगी, जो आपकी फोर्स ऑफ कांटेक्ट है उसके ऑपोजिट एक्ट करेगी, ठीक है. तो ये पैरेलल एक्ट करेगी टू द सरफेस, सरफेस के पैरेलल. जैसे ये सरफेस है इसके पैरेलल ये लगेगी, ठीक है. सो ये आपकी फ्रिक्शनल फोर्स हो गई. नेक्स्ट हो गया टेंशन. अब टेंशन क्या है? द फोर्स डिवेल्प विद इन द स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग या रोप, उसके अंदर जितनी फोर्स लग रही है वो टेंशन होएगी. सो टेंशन रिमेन द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग. तो पूरी स्ट्रिंग पे ये टेंशन जो है सेम ही रहती है इफ़ इट इज़ निग्लिजिबल मास और इक्विलेटरल. इसमें अगर उसका मास बहुत कम हो तो ये थ्रू आउट सारी सेम ही लगती है. नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? व्हेन अ स्प्रिंग इज़ एक्सटेंडेड और कंप्रेस. जब आप स्प्रिंग को खींचते हो या उसको छोड़ते हो तो उसमें एक फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स आप उसको देते हो, तो उससे क्या होता है कि वो मोशन में आ जाता है. और रीस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय F = K × X. एक उसमें रीस्टोरिंग फोर्स होती है, उसके अंदर होती है स्प्रिंग के, जो इतनी कैपेबल होती है कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करवाने में हेल्प करती है, ठीक है. तो वो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं F = Kx. इसमें आपका x होता है डिस्प्लेसमेंट, K कांस्टेंट होता है, जिसको आप स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं. सो नेगेटिव साइन कई बार यहाँ लगता है
तो नेगेटिव साइन कई बार अगर लगे तो उसका मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट उसमें आपकी चल रही है, जो एक्स है वो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट चल रहा है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया आपका क्या होता है? इनर्शिया इज़ अ मास, मास ही होता है आपका, अनदर टर्म ऑफ मास है। अब देखो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो लॉज ऑफ इनर्शिया, अब कह रहे हैं गैलीलियो लॉज ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग अ बॉडी डजंट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कहते हैं एक बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन या अपनी जो भी यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को तब तक चेंज नहीं करता अनलेस अ एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स इट टू चेंज दैट स्टेट, जब तक कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट नहीं करती। ठीक है, एक दोबारा समझा रही हूँ कि एक बॉडी तब तक अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करता जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है वो पड़ा ही रहेगा अगर आप उसको पुश या पुल नहीं करोगे, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तब तक वो उसी स्टेट में रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया कौन कौन सी टाइप का होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है कि उसकी वो स्टेट ऑफ रेस्ट या वो स्टेट ऑफ मोशन कि जो जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो जितना उसके अंदर जितनी भी वो एनर्जी एक्वायर करके रखेगा या जितनी भी उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी उसके अंदर है वो उसका इनर्शिया होएगा। ठीक है, अब मास ऑफ ए बॉडी इज़ मेजर ऑफ इनर्शिया। कहते हैं मास जो है इनर्शिया का मेजर है। ग्रेटर देन द मास, कहते हैं जैसे ही ग्रेटर मास होएगा, मास ज़्यादा होएगा उतना ही उसका इनर्शिया ज़्यादा आएगा, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स टू से कि अगर लेस मास लेस इनर्शिया। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहे हैं इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये आपने 9th में ये करा हुआ है। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक आपको उसको चेंज नहीं करते। सो एक बार आपने 9th की बुक में से गो थ्रू होना है, इनर्शिया आपको उसमें से है। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम क्या है? द क्वांटिटी ऑफ द मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन, लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम क्या है कि कितनी क्वांटिटी में उसके अंदर मोशन अटेन्ड है, एंड इज अ मेजर। ये मेजर किसका मेजर होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, m/v। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी जो है ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। वेलोसिटी जो है वो चेंज होके आपकी एक्सलरेशन को रिटार्डेशन बना सकता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सलरेशन आपकी रिटार्डेशन बन जाती है। ठीक है, सो इसमें क्या है? आपकी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी इनटू अ स्केलर इज़ अ वेक्टर। सो आपका लीनियर मोमेंटम जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। इसके यूनिट्स क्या है? मास के kg होते हैं और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड। सो डायमेंशन m1, मास 1 टाइम, लेंथ 1 टाइम, t -1 था तो -1 ही आ गया। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल है व्हेन 2 स्टोव्स ऑन 1 लाइट एंड अदर हैवी आर ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कहते जैसे आप 2 स्टोन्स जो है बिल्डिंग से थ्रो कर रहे हो, एक का मास हैवी है, एक थोड़ी लाइट है। अ पर्सन ऑन अ ग्राउंड विल फाइंड इट ईजियर टू कैच द लाइट स्टोन देन हैवी स्टोन। कहते जो पर्सन जो नीचे खड़ा है वो लाइट स्टोन को जल्दी कैच कर लेगा देन अ हैवी स्टोन। थस द हैवी स्टोन प्रोड्यूसेस मोर इम्पैक्ट। सो जो ज़्यादा भारा है वो ज़्यादा इम्पैक्ट होएगा, उसमें ज़्यादा आपका जो है वेलोसिटी ज़्यादा गेन करेगा। सॉरी, मास उसमें ज़्यादा है, मास ज़्यादा है तो लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, मास ग्रेटर लीनियर मोमेंटम ग्रेटर। सो इन्होंने यही लिखा है कि उसमें हैवियर ग्रेटर मोमेंटम होएगा। द मास ऑफ द बॉडी इज सच इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन इट्स मोशन। सो मास एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके अकॉर्डिंग आपका लीनियर मोमेंटम चेंज होएगा। नेक्स्ट है स्पीड इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर। स्पीड भी अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि ये भी इनडायरेक्ट रिलेशन है। सो जैसे ही कह रहे हैं बुलेट फायर फ्रॉम गन कैन ईजिली pierce ए ह्यूमन टिश्यू। कहते जैसे ही आपकी गन फायर होती है सो वो इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है कि वो ह्यूमन टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसमें यह था कि जो आपकी बुलेट है वो इतनी ज़्यादा स्पीड से
फायर होती है कि वो ह्यूमन टिश्यूज़ को ब्रेक करके भी स्टॉप नहीं होता है, रिजल्टिंग इन कॉजिलिटी। तो इससे क्या है, आपको कॉज आता है। एंड द सेम बुलेट फायर्ड विद मॉडरेट स्पीड विल नॉट कॉज मच डैमेज। और वही अगर बुलेट को आप मीडियम सी स्पीड से आप थ्रो करोगे तो वो इतना डैमेज नहीं देगी। थस फॉर द ग्रेट गिवन मास के लिए क्या है, अगर आपका मास सेम है तो जैसे ही आपकी स्पीड में उसकी चेंजेस आएंगे सो उसके अकॉर्डिंग आपकी फोर्स में चेंजेस आएंगे, सो उससे आपका लीनियर मोमेंटम जो है वो भी चेंज होएगा। अब नेक्स्ट है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट में है एवरी body continues to be in state of motion or rest or uniform motion along a straight line unless compelled by some external force act to act otherwise। सेम है वही चीज़ें जो पहले समझाई है कि एक जो बॉडी है वो उतनी देर तक स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में रहेगा या स्ट्रेट लाइन में चलता ही रहेगा जब तक आप कोई एक्सटर्नल एजेंट उसमें एक्ट नहीं करवाते। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सो इसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का अगर रेट ऑफ d/dt मैंने पहले ही आपको बताया था, d/dt इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ, कि आपका कैसे आपका विद द टाइम आपका मोमेंटम चेंज कर रहा है। सो इसमें क्या है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स चल रही है। ठीक है। थर्ड है, इट इज़ to easy action there is an equal and opposite reaction and that is action and reaction pair are always equal and opposite। so इसमें क्या है कि अगर एक आप रिएक्शन देते हो तो आपको इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा। एक एक्शन करो रिएक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो ये आपके पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं कि एक पेयर मीन्स जैसे एक डायरेक्शन में दूसरा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। सो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का अब एक्सप्रेशन निकाला है। अब इसमें क्या है कि F फोर्स एक्ट कर रही है कोई मास M पे विद वेलोसिटी V वेलोसिटी पहले V थी और थोड़ा सा चेंज V प्लस dV हो गया। सो स्मॉल चेंजेस के लिए मैंने पहले ही बताया था, स्मॉल चेंजेस के लिए आप dV लिखोगे, dV मीन्स टू से स्मॉल चेंजेस वेलोसिटी। ठीक है। एंड उसके लीनियर मोमेंटम कह रहे हैं P से P प्लस dP चेंज हुआ। सो आपको पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dP/dt अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो इसमें क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो K लग गया, K dP/dt। सो P की वैल्यू पुट कर दी M × V, M कांस्टेंट बाहर आ गया, dV/dt आ गया यहाँ पे। सो dV/dt इज योर एक्सलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सलरेशन। तो ये आपका बन गया F = kma। ठीक है। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बाय यूजिंग लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। अब कह रहे हैं बाउंसिंग ऑफ अ रबर बॉल की ये एग्जांपल्स हैं इसकी एक्शन रिएक्शन वाले की। आप जैसे ही बाउंस करते हो रबर बॉल को, ठीक है, तो वो वॉल के साथ जैसे ही स्ट्रक होएगी इट एक्सर्ट सर्टेन फोर्स ऑन द वॉल, वो वॉल के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी, एक्शन करेगी और रिएक्शन में क्या है वो वापस आपके पास बाउंस बैक करेगी। ठीक है। हॉर्स एंड अ कार्ट प्रॉब्लम। सो कार्ट एट रेस्ट हॉर्स इज व्हिप। कैसे, जैसे कह रहे हैं कि जैसे ही आपका हॉर्स रेस्ट में हॉर्स मोशन में आएगा, कार्ट रेस्ट में होएगा, तो जब हॉर्स पुलर जो है फोर्स लगाएगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा आपका हॉर्स, उसको हॉर्स जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा कार्ट को। और जो इसमें क्या होएगा, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कार्ट पुल्स द हॉर्स बाय एन इक्वल फोर्स, कार्ट भी उतनी ही फोर्स लगाएगा। F2 = -F1, F2 = F1, इक्वल एंड ऑपोजिट इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। सो वो जैसे ही वो फोर्स लगाएगा तो हॉर्स जो है थोड़ा सा पीछे को जाएगा। सो पीछे को जाने से क्या होएगा कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बट इसमें क्या है कि दोनों सम ऑफ फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो होएगा। F2 = -F1। तो जब मैं सम करूँगी F1 प्लस -F1, मतलब मैं क्या कर रही हूँ कि F1 + F2 कर रही हूँ। F2 मेरा क्या है, F2 -F1 था, तो ये रिजल्टेंट ज़ीरो ही देगा। सो आपका रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होएगी। बट इसमें क्या है कि आपकी एक फोर्स के कारण दूसरी फोर्स बैकवर्ड में जाएगी। सो नेक्स्ट, एक्सलरेट कार्ट। हाउ डज़ अ कार्ट एक्सलरेट फॉरवर्ड कैसे आपका एक्सलरेट करता है, ये आपने खुद इसका आंसर निकालना है और मुझे सेंड करना है।